मैं डॉक्टर महेश कुमार पालीवाल, सहायक आचार्य रसायन विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय चोमू। बच्चों, आज हम बीएससी पार्ट थर्ड का जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, कॉम्पटेंट प्रभाव। कॉम्पटेंट प्रभाव बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये परीक्षा में आवश्यक रूप से पूछा जाता है, या तो शॉर्ट नोट के रूप में पूछा जाता है या बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बहुत बार ये पूछा जाता है, तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कॉम्पटेंट प्रभाव। कॉम्पटेंट प्रभाव होता क्या है? इसकी परिभाषा के अनुसार एक निश्चित तरंगदैर्ध्य की एक वर्णी विकिरण को किसी पदार्थ पर डालते हैं तो प्रकीर्णित विकिरणों की तरंगदैर्ध्य आपतित विकिरणों की तरंगदैर्ध्य से अधिक हो जाती है, अर्थात आवृत्ति कम हो जाती है। इन अधिक तरंगदैर्ध्य व कम आवृत्ति की रेखाओं को कॉम्पटन रेखाएं तथा इस परिघटना को कॉम्पटन प्रभाव कहते हैं। तरंगदैर्ध्य में यह विस्थापन कॉम्पटन विस्थापन कहलाता है। होता क्या है, जब भी कोई निश्चित तरंगदैर्ध्य की एक वर्णी प्रकाश मतलब मोनोक्रोमेटिक का मतलब यही होता है कि उसकी तरंगदैर्ध्य जो होती है वह निश्चित होती है। एक वर्णी मोनोक्रोमेटिक, जिसका एक वर्ण हो, यानी कि जिसकी एक तरंगदैर्ध्य हो, एक रंग हो, तो जिसका रंग एक जैसा होगा उसकी तरंगदैर्ध्य की वैल्यू भी एक जैसी होगी। जैसे विबग्योर अपन पढ़ते हैं, तो विबग्योर में जो अलग अलग कलर होते हैं उनकी तरंगदैर्ध्य भी एक निश्चित तरंगदैर्ध्य होती है। तो इन अगर एक वर्णी जो विकिरण होती है उनको अगर किसी पदार्थ पर डालते हैं, पदार्थ पर डालने से टकराने के बाद ये विकिरण जो हैं वो स्कैटर्ड होती हैं या प्रकीर्णित होती हैं, तो इन विकिरणों की ऊर्जा व आवर्ती में कमी आएगी। ऊर्जा व आवर्ती में कमी आएगी तो जो तरंगदैर्ध्य होगी वो अधिक होगी, क्योंकि आप जानते हो E = h न्यू होता है, यानी कि ऊर्जा जो है वह आवर्ती के समानुपाती होती है, और आवर्ती यानी न्यू होता है c/λ, अर्थात जो आवर्ती होती है वह तरंगदैर्ध्य के विपरीत होती है। इसका मतलब अगर स्कैटर्ड जो विकिरण है उसकी ऊर्जा के मान में कमी आती है तो आवर्ती के मान में भी कमी आएगी और तरंगदैर्ध्य के मान में वृद्धि हो जाएगी। तो जब ये एक निश्चित तरंगदैर्ध्य वाली एक वर्णी जो विकिरण है वो किसी पदार्थ पर यदि पदार्थ से डालते हैं या उससे टकराती है तो प्रकीर्णित विकिरणों की तरंगदैर्ध्य में वृद्धि हो जाती है, यानी कि आवर्ती में कमी हो जाती है, यानी कि ऊर्जा में कमी हो जाती है। इन अधिक तरंगदैर्ध्य, कम आवृत्ति व कम ऊर्जा की रेखाओं को कॉम्पटन रेखाएं कहते हैं, और ये जो परिघटना होती है उसे कॉम्पटन प्रभाव कहते हैं। और तरंगदैर्ध्य में जो विस्थापन आता है, यानी कि तरंगदैर्ध्य के मान में जो वृद्धि होती है, उसे अपन कॉम्पटन विस्थापन कहते हैं, जिसको अपन ने डेल्टा लैम्डा से व्यक्त किया है। डेल्टा लैम्डा हो गया लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, और लैम्डा डैश जो है वह हो गया स्कैटर्ड विकिरणों की तरंगदैर्ध्य, और लैम्डा जो है वह आपतित विकिरणों की तरंगदैर्ध्य हो जाएगी। अब कॉम्पटन प्रभाव की व्याख्या की गई है, ठीक है। आगे कॉम्पटन प्रभाव की कैसे व्याख्या की गई है देखिए। इसकी व्याख्या क्लासिकल थ्योरी से नहीं कर सकते, अतः इसकी व्याख्या प्लांक्स क्वांटम थ्योरी से करते हैं। इसके अनुसार विकिरण फोटोन प्रकृति की होती है जिसकी ऊर्जा h होती है। जब कोई फोटोन किसी इलेक्ट्रॉन को टक्कर मारता है तो ये जो टक्कर होती है वह पूर्णतः प्रत्यास्थ होती है, यानी कि उस पर हम ऊर्जा व संवेग संरक्षण दोनों का नियम लागू कर सकते हैं, जैसा इसमें दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक एक्सरे है, यानी कि एक वर्णी जो है वो प्रकाश है, उसके तरंगदैर्ध्य निश्चित होती है। तो ये निश्चित तरंगदैर्ध्य वाली जो है वो विकिरण यहाँ से जाती हैं, निकलती हैं स्लिट्स के माध्यम से, उसको किसी पदार्थ के इलेक्ट्रॉन पे डालते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वह विश्राम अवस्था में है। विश्राम अवस्था में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी ऊर्जा जो है वो माना m0c² है,
उसका संवेग जो है वो जीरो होगा, क्योंकि उसकी वेलोसिटी है वह भी जीरो है, यानी कि उस वह वेग उसका जीरो है। तो विश्राम अवस्था में यहाँ पर ऊर्जा तो m0c² हो गया, परंतु उसका संवेग जो है वह जीरो हो जाएगा। जब ये एक्सरे इस इलेक्ट्रॉन को टक्कर मारती है, तो या यूं कहिए कि ये जो फोटोन है, यह विकिरण है जो है, वह इलेक्ट्रॉन को टक्कर मारते हैं, तो जो है वह फोटोन स्कैटर्ड होता है, तो इसकी तरंग दैर्ध्य में वृद्धि होगी और उसकी ऊर्जा में कमी आएगी। माना इसकी ऊर्जा है ई डैश इज इक्वल टू एच न्यू डैश हम मानते हैं, और पी जो है उसका संवेग है वो एच न्यू डैश अपॉन सी हो जाए। और इलेक्ट्रॉन जो है वह टक्कर के बाद इधर से जैसे मान लो यहाँ निकला, तो इन इसकी ऊर्जा जो है वो m c² हो और संवेग इसका mv हो। माना इनके बीच में जो एंगल है वो एंगल ऑफ स्कैटरिंग जो है वह फोटोन का थीटा हो और इलेक्ट्रॉन का फाई हो। तो हमारे पास जो है ऊर्जा और संवेग संरक्षण का हम इस पर नियम लागू कर सकते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं पूरे सेटअप में कि एक मोनोक्रोमेटिक लाइट विश्राम अवस्था में इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल है उसको टक्कर मारता है और उसकी ऊर्जा और संवेग में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, और जो है हम तरंग दैर्ध्य में कितना विस्थापन होता है उसकी गणना करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ऊर्जा संरक्षण के नियम अनुसार। ऊर्जा संरक्षण के नियम अनुसार ये हुआ कि टक्कर से पूर्व फोटोन व इलेक्ट्रॉन का जो ऊर्जा है वह टक्कर के बाद जो फोटोन और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो है वह बराबर होगी, यानी कि टक्कर से पूर्व इलेक्ट्रॉन व फोटोन की ऊर्जा इज इक्वल टू टक्कर के बाद फोटोन व इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। तो हमारे पास देखिए पहले ही हमने बताया क्या है कि टक्कर से पूर्व जो है वो फोटोन की ऊर्जा है वह क्या है, एच न्यू है हमारे पास, हमने पहले ही बताया है। फोटोन की ऊर्जा जो है वो एच न्यू है, ये बता रखी, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा m0c² है, क्योंकि यहाँ पर m0c क्योंकि विश्राम अवस्था में है तो उस समय मानते हैं हम m0c²। हमने बताया टक्कर के बाद फोटोन की ऊर्जा जो हो जाएगी, हमने ये कहा कि एच न्यू डैश के बराबर है, पहले ही कहा। और टक्कर के बाद जो है वो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा वह है माना m c² है, जहाँ m0 जो है वो इलेक्ट्रॉन का विश्राम अवस्था में द्रव्यमान है और m है वो इलेक्ट्रॉन का गतिक अवस्था में द्रव्यमान है। तो इस प्रकार हमारे पास क्या हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण के नियम अनुसार अपन ये वैल्यू रख सकते हैं। अब अपन इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार अपन ने पहले ही कहा है कि ये है, तो अपन इसको अब ऐसे लिख सकते हैं, m जो है m c², ये मैंने दोबारा लिख दिया है, तो इसके बाद आ जाएगा m c² इज इक्वल टू हो जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू डैश प्लस m0c²। हम एच न्यू को दाईं तरफ ले गए, तो m c² इज इक्वल टू हो जाएगा h, यहाँ पर h कॉमन ले लिया, h इंटू न्यू माइनस न्यू डैश प्लस m0c²। इसके दो पार्ट हो गए, ए पार्ट और बी पार्ट समीकरण 2 के। अब समीकरण 2 का वर्ग करने पर, हम समीकरण 2 का वर्ग करते हैं तो हमारे पास आता है m²c⁴ बराबर h² इंटू न्यू माइनस न्यू डैश का स्क्वायर प्लस m0² प्लस 2 इंटू एच इंटू न्यू माइनस न्यू डैश इंटू m0c²। ठीक है, हमारे पास ये वैल्यू आ गई, इसलिए क्योंकि हमने क्या किया, हमने इसका स्क्वायर कर दिया समीकरण 2 का। समीकरण 2 का स्क्वायर हमने किया तो अपन इस फॉर्मूले से किया, a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab। हमने देखो ऊपर a माना और b माना, तो पहले हमने a का क्या है स्क्वायर लिख दिया, ठीक है, a का स्क्वायर ये हो गया, फिर हमने b का स्क्वायर लिख दिया, फिर हमने लिख दिया 2 और a व b, सिंपल सा है। तो हमारे पास समीकरण जो है वह ये प्राप्त हो गई। अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा m
स्क्वायर सी की घात 4 एच स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर प्लस वी डैश का स्क्वायर माइनस 2 सॉरी न्यू स्क्वायर प्लस न्यू डैश का स्क्वायर माइनस 2 न्यू न्यू डैश प्लस एम जीरो स्क्वायर सी की घात 4 प्लस 2h इंटू न्यू माइनस न्यू डैश इंटू एम जीरो सी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, हमने कर दिया a माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसमें a व b हमने किसको मान लिया, ये मान लिया हमने a व ये a व b हमने इसको मान लिया, ठीक है 2ab ये हो गया। ठीक है। अब संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार टक्कर से पूर्व फोटोन व इलेक्ट्रॉन का संवेग बराबर टक्कर के बाद फोटोन व इलेक्ट्रॉन का संवेग। एक्स एक्सिस पर देखिए टक्कर से पूर्व फोटोन जो है उसका संवेग एच न्यू अपॉन सी है, मैंने आपको पहले ही समझा दिया। और इलेक्ट्रॉन का संवेग जीरो होगा क्योंकि उसकी गति ही क्या है, एच न्यू अपॉन सी हो जाएगा। और उसका जो है संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार उसका संवेग जो होगा इलेक्ट्रॉन का वह जीरो होगा। टक्कर के बाद फोटोन व इलेक्ट्रॉन का संवेग जो है वो एच न्यू डैश अपॉन सी कोस थीटा प्लस एम वी कोस फाई ये हो जाएगा। वाई एक्सेस पे न तो इलेक्ट्रॉन है और न ही फोटोन है टक्कर से पूर्व, तो इन दोनों का जो है वह क्या हो जाएगा, संवेग भी जीरो होगा, फोटोन का संवेग भी जीरो होगा और इलेक्ट्रॉन का संवेग भी जीरो होगा वाई एक्सेस पर। वाई एक्सेस पे टक्कर के बाद फोटोन का जो संवेग है वो एच न्यू डैश अपॉन सी साइन थीटा माइनस इलेक्ट्रॉन का संवेग हो जाएगा एम वी साइन फाई जो है वो इसके बराबर हो जाएगा। अब समीकरण 4 को व्यवस्थित करने पे, समीकरण 4 को व्यवस्थित कर लें, हम मान लो बाईं तरफ ये ले आए, इस तरह से रीअरेंज कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये वाली संख्या को इधर ले आए तो हमारे पास आ जाएगा एम वी कोस फाई इज इक्वल टू एच न्यू सी एच न्यू बाई सी माइनस एच न्यू डैश अपॉन सी कोस थीटा, ये वैल्यू आ जाएगी। अब अपन इसको सी को, ये सी कॉमन लेके इधर ले जाएं, बाईं तरफ ले जाएं तो हमारे पास हो जाएगा एच वी सी कोस फाई इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू डैश कोस थीटा। अब हो जाएगा ये, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं एम वी सी कोस फाई इज इक्वल टू एच इंटू न्यू माइनस न्यू डैश कोस थीटा, समीकरण 6। अब समीकरण 5 को व्यवस्थित करने पे हमने क्या किया, समीकरण 4 को व्यवस्थित कर लिया, समीकरण 5 को भी व्यवस्थित करें। समीकरण 5 को व्यवस्थित करने पे हमारे पास हो जाएगा एम वी साइन एम वी साइन फाई इज इक्वल टू एच न्यू डैश अपॉन सी साइन थीटा। वी को इधर ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा एम वी सी साइन फाई इज इक्वल टू एच न्यू डैश साइन थीटा। अब समीकरण 6 व समीकरण 7 का वर्ग करने पर, समीकरण 6 व 7 का वर्ग करते हैं तो हमारे पास आता है, क्या आता है, 6 का वर्ग करने पर आएगा हमारे पास एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई इज इक्वल टू एच स्क्वायर इंटू न्यू स्क्वायर प्लस न्यू डैश स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 न्यू न्यू डैश कोस थीटा। ठीक है, ये समीकरण 8 हो गया। अब समीकरण 7 को अगर अपन का स्क्वायर करते हैं या वर्ग करते हैं तो हमारे पास आता है एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू हो जाएगा एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब समीकरण 8 व 9 को जोड़ने पर, 8 व 9 को जोड़ते हैं तो हमारे पास आता है एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई प्लस एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू एच स्क्वायर इंटू न्यू स्क्वायर प्लस न्यू डैश स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 न्यू न्यू डैश कोस थीटा प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाता है हमारे पास।
अब देखिए, इससे हम समीकरण 11 प्राप्त कर सकते हैं। समीकरण 11 में क्या है, हमारे पास है एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर कोस स्क्वायर फाइव प्लस एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस एच स्क्वायर इंटू टू न्यू न्यू डैश कोस थीटा प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। समीकरण 11 हो गया। अब समीकरण 11 को क्या है, अपन पुनर्व्यवस्थित करते हैं। पुनर्व्यवस्थित करने पर जो है वो मान लो हम इस प्रकार से अरेंज करें, तो जो बाईं वाली संख्या है उसको तो ऐसे ही रखते हैं, या बाईं तरफ की जो वैल्यू है उसको ऐसे ही रखते हैं। तो हमारे पास है एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर कोस स्क्वायर फाइव प्लस एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर। अब जो माइनस वाली वैल्यू है उसके इसको पास में ले आए, माइनस एच स्क्वायर जो ये वाली वैल्यू है इसको अपन यहाँ पर पास में ले आए, तो ये आ जाएगी एच स्क्वायर इंटू टू न्यू न्यू डैश कोस थीटा। और जो ये वाली वैल्यू है दोनों, इनको फिर अलग रख दिया, तो हमारे पास आ जाएगा एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब अपन इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है कि देखो एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन है, और उसके बाद इसमें बच जाएगा कोस स्क्वायर थी फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, तो इसके बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इंटू टू न्यू न्यू डैश कोस थीटा प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है मान लो, तो अपन ये दोनों कैंसिल आउट हो गई, तो हमारे पास बच जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इंटू टू न्यू न्यू डैश कोस थीटा प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई। अब इसमें से देखिए अपन एच स्क्वायर क्या है कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एच स्क्वायर इंटू न्यू स्क्वायर प्लस न्यू डैश स्क्वायर माइनस टू न्यू न्यू डैश कोस थीटा, जो समीकरण 12 आ गया। अब समीकरण 12 जो है उसको समीकरण 3 में से घटाने पर, या समीकरण 3 में से समीकरण 12 को घटाने पर, समीकरण 3 हमारे पास पहले अपन ने बताया था, तो समीकरण 3 में से अपन इसको घटा दें। ठीक है, देखिए समीकरण 3 कौन सा था, समीकरण 3 जो है अपने पास ये वाला समीकरण था। इसमें से अपन समीकरण 12 को जो है वो घटा दें, तो एम स्क्वायर सी फोर में से अपन उसकी जो बाईं तरफ की वैल्यू है वो घटा देंगे, और इसमें से उसकी जो दाईं तरफ की वैल्यू है वो घटा देंगे, और उसको सॉल्व कर लेते हैं। उसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो है वो कॉम्पटन विस्थापन प्राप्त हो जाएगा। तो अपन सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए ये अपने पास आ गया, तो अपन ये है इसमें से घटाए एम स्क्वायर सी की घात 4 माइनस एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, जो है वह समीकरण 3 वाली वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी, एच स्क्वायर इंटू न्यू स्क्वायर प्लस न्यू डैश स्क्वायर माइनस टू न्यू न्यू डैश प्लस एम जीरो स्क्वायर सी की घात 4 प्लस टू एच इंटू न्यू माइनस न्यू डैश इंटू एम जीरो सी स्क्वायर माइनस इसमें जो समीकरण 12 वाली दाईं तरफ की वैल्यू है वो आ जाएगी ये वाली वैल्यू एच स्क्वायर इंटू न्यू स्क्वायर प्लस न्यू डैश स्क्वायर माइनस टू न्यू न्यू डैश कोस थीटा। ठीक है, अब देखिए अपन इनको सॉल्व करके, यानी कि ये ब्रैकेट खोल लेते हैं, सिंपल सी सामान्य जो मैथमेटिक्स है उसकी भाषा में बोलें तो हमारे पास आ जाएगा एम स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, या यूँ कहिए कि इधर अपन ने बाईं तरफ एम स्क्वायर सी स्क्वायर जो है वो कॉमन ले लिया, तो पहली वाली संख्या में तो बच जाएगा सी स्क्वायर और दूसरी वाली संख्या में बच गया है माइनस वी स्क्वायर। अब इसको अपन आगे लिखते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस
एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इंटू टू न्यू न्यू डैश प्लस एम जीरो स्क्वायर सी की घात फोर प्लस टू एच इंटू न्यू माइनस न्यू डैश इंटू एम जीरो सी स्क्वायर। अब देखिए ये वाला एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर इससे कट जाएगा, ये माइनस की वैल्यू एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर से। ये वाला एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर जो है वो इससे कट जाएगा एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर से। बाकी हमारे पास ये संख्या बच जाती है, उसको लिख देते हैं, रीराइट कर देते हैं। एम स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एच स्क्वायर इंटू टू न्यू न्यू डैश प्लस एच स्क्वायर टू न्यू न्यू डैश कोस थीटा प्लस एम जीरो स्क्वायर सी की घात फोर प्लस टू एच इंटू न्यू माइनस न्यू डैश इंटू एम जीरो सी स्क्वायर। ठीक है, अब देख लो माइनस टू एच न्यू न्यू डैश कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एम स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टू एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश इंटू वन माइनस कोस थीटा, यहाँ तो वन हो जाएगा और यहाँ पर सिर्फ कोस थीटा बचेगा, प्लस जो है इसको इस वाली वैल्यू को पहले लिख दिया, क्या हो जाएगा प्लस टू एच न्यू माइनस न्यू डैश इंटू एम जीरो सी स्क्वायर, फिर ये वाली वैल्यू लिख दी एम जीरो स्क्वायर सी की घात फोर, जो समीकरण 13 हमारे को प्राप्त हो गया। अब देखिए सापेक्षवाद के अनुसार इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान तथा उसके विश्राम अवस्था द्रव्यमान के मध्य निम्न संबंध है। क्या संबंध है? एम इज इक्वल टू जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है इज इक्वल टू एम जीरो जो विश्राम अवस्था में द्रव्यमान है अपॉन वन माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर है। इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा एम स्क्वायर एम जीरो स्क्वायर अपॉन वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं एम जीरो स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सी स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एम जीरो स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। एम बराबर माना हमारे पास क्या हो गया, एम बराबर हमारे पास हो गया एम जीरो स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। अब एम स्क्वायर का मान समीकरण 13 में जो है एम स्क्वायर का मान समीकरण 13 में समीकरण 14 से रखने पर 13 में अपन रख देते हैं एम स्क्वायर का मान। ठीक है, तो एम स्क्वायर तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी एम स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, ये एम स्क्वायर का मान हमारे पास आ गया, ये रख दिया इनटू बाकी जो बचा हुआ है वो रखा सी स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस टू एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश स्क्वायर इंटू वन माइनस कोस थीटा प्लस टू एच इंटू न्यू माइनस न्यू डैश इंटू एम जीरो स्क्वायर प्लस एम जीरो स्क्वायर सी की घात फोर। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ जो ये वाली संख्या है वो इससे कट गई, बाकी जो बच गई है वो हमारे पास क्या बच गई, ठीक है, ये बच गई ये वाली वैल्यू बच गई एम जीरो स्क्वायर सी की घात फोर इज इक्वल टू माइनस टू एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश वन माइनस कोस थीटा प्लस टू एच न्यू न्यू डैश इंटू एम जीरो सी स्क्वायर प्लस एम जीरो स्क्वायर सी की घात फोर। अब देखो एम जीरो स्क्वायर प्लस सी की घात फोर जो है वह किससे बच जाएगा, इससे कट जाएगा एम जीरो सी की घात फोर से। इधर हमारे पास क्या वैल्यू बची थी, इधर तो बच गई थी एम जीरो स्क्वायर सी स्क्वायर और इधर सी स्क्वायर, तो अल्टीमेटली ये वैल्यू जो हो गई थी वो एम जीरो स्क्वायर सी की घात फोर हो गया कि सी की घात टू इधर है सी की घात टू इधर है, तो ये वाली जो वैल्यू है वो इससे कट जाएगी तो हमारे पास बच जाएगा जीरो इज इक्वल टू माइनस टू एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश इंटू वन माइनस कोस थीटा प्लस टू एच इंटू न्यू माइनस
न्यू डैश इंटू m0 c², ये वैल्यू बच जाएगी। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है, क्या आता है, 2h² न्यू डैश इंटू 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 2h न्यू डैश इंटू m0 c²। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा, एक h से एक h कट गया, और बाकी बच जाएगा h न्यू डैश इंटू 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू न्यू डैश इंटू m0 c²। समीकरण 15 आ गया। अब समीकरण 15 को अपन पुनर्व्यवस्थित कर सकते हैं। क्या पुनर्व्यवस्थित कर सकते हैं? इस प्रकार से इसको व्यवस्थित कर सकते हैं, क्या कि इस वाली वैल्यू को तो ले जाएं अपन इधर, और ये जो न्यू डैश है उसको इधर ले आएं, तो हमारे पास हो जाएगा h/m0 c² इंटू 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू न्यू डैश अपॉन न्यू डैश हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करें, यहाँ से एक जो c² है, इस एक c को इधर ले जाएं, ठीक है, दाईं तरफ ले जाएं, तो हमारे पास यहाँ बच जाएगा h/m0 c इंटू 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू c इंटू न्यू डैश अपॉन न्यू डैश। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास न्यू डैश आएगा, और इस दोनों के नीचे अपन ये वैल्यू रख सकते हैं, तो हमारे पास अल्टीमेटली ये आ जाएगा h/m0 c इंटू 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू c अपॉन न्यू डैश माइनस c न्यू डैश अपॉन न्यू डैश। अब देखिए पहले वाले में तो न्यू से न्यू कट जाएगा, और दूसरे वाले में कट जाएगा क्या, न्यू डैश से न्यू डैश, तो हमारे पास बच जाएगा h/m0 c इंटू 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू c न्यू डैश माइनस c न्यू बार, सॉरी c अपॉन न्यू। तो हमारे पास अल्टीमेटली ये आ जाएगा h/m0 c इंटू 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, क्योंकि आप जानते हो c बाई न्यू जो होता है वह होता है लैम्डा, क्योंकि जो डैश है उसमें डैश लगा देंगे, जिसमें डैश नहीं है उसमें डैश नहीं लगाएंगे, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। और पहले ही अपन ने परिभाषा में कहा था लैम्डा डैश माइनस लैम्डा बराबर होता है डेल्टा लैम्डा, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी h/m0 c इंटू 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू डेल्टा लैम्डा। और डेल्टा लैम्डा को ही, यानी तरंग दैर्ध्य में जो ये विस्थापन हुआ है उसी को कॉम्पटन विस्थापन कहते हैं, या तरंग दैर्ध्य में ये जो परिवर्तन आया है किसी फोटोन के इलेक्ट्रॉन टकराने के बाद, वही कॉम्पटन प्रभाव कहलाता है, सॉरी कॉम्पटन विस्थापन कहलाता है। तो कॉम्पटन विस्थापन डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा h/m0 c इंटू 1 माइनस कोस थीटा, ये हमारे पास कॉम्पटन विस्थापन आएगा अल्टीमेटली। बहुत ईजी है, अगर आप 2 बार इसको लिख के सॉल्व कर लेंगे तो ये आपको आराम से ये प्राप्त हो जाएगा, या आराम से प्रैक्टिस हो जाएगी, पर इसको प्रैक्टिस करना बहुत आवश्यक है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से आ जाएगा। सिंपल सी बात है कि आप पहले ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाओ, फिर संवेग संरक्षण का नियम लगाओ, फिर ऊर्जा और संवेग संरक्षण नियम जो है उन दोनों को शामिल करते हुए आप दोनों को क्या कर दो, एक दूसरे में से घटा दो। घटाने के बाद आप जो है वह सिर्फ आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है, ठीक है, विश्राम अवस्था में यानी m² है उसकी वैल्यू रखनी है, और उसको आगे सॉल्व कर लेंगे आप, तो आपके पास कॉम्पटन विस्थापन प्राप्त हो। दो ही मतलब अगर आप इसको डेरिवेशन को याद करना चाहते हो तो सिंपल सी बात ये है कि आपको ऊर्जा संरक्षण और संवेग संरक्षण का नियम लगाना है। फिर ऊर्जा संरक्षण और संवेग संरक्षण नियम में जो आपको वैल्यू आई, ठीक है, उसको घटा देना है, फिर उसको आपको m की वैल्यू रख देनी, इतनी ही बात आपको याद रखनी है, ठीक है। धन्यवाद। अब बाकी जो है वो नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे। कॉम्पटन प्रभाव का जो प्रायोगिक सत्यापन किस प्रकार से होता है, और हाइड्रोजन का बोहर मॉडल, वो नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ लेंगे, ठीक है। धन्यवाद।